सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में। पिछले वीडियो जो मेरा बना था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बताया है और जो है उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। देखिए, मेरे सारे वीडियोस थोड़े लेंदी होते हैं। इसका कारण ये है कि मैं काफी सारा डिटेल्स आपको बताती हूँ और इसलिए मेरे वीडियो को जो है जितने भी वीडियोस होंगे उसको थोड़े पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वीडियो की ओर बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर ले कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है उसको अगर हम डिवाइड करें पहले पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? सारे V3 के जितने भी V3 होते हैं, आपको पता है कि V1, V2, V3 होता है, तो जो जितने भी V3 के वर्ब्स हैं उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेज क्या कहलाता है? कुछ शब्दों का समूह जो जिसमें सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब भी ना हो। तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनता है? यानी V3 के साथ साथ कुछ और शब्द मिलते हैं। कभी कभी V3 अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ऑब्जेक्ट और साथ में कुछ और वर्ड भी हो सकते हैं। सबको मिलाकर हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का काम क्या होता है? उसका काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यानी नाउन और प्रोनाउन जो है उस पार्टिसिपल फ्रेज के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले और चीजें जाने। अच्छा, अब जब हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है वो तो चलिए हमने बता दिया कि एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल का काम कहाँ कहाँ होता है? एक तो फाइनाइट वर्ब बनाने में और दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है। हम V3 की बात कर रहे हैं, तो पहले हम देखें जरा, फ्रेज की बात अभी भूल जाइए। अभी देखते हैं कि V3 जो होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो फाइनाइट वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ और कैसे यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखा कि सारे परफेक्ट टेंस में, ऑल परफेक्ट टेंसेस, सारे परफेक्ट टेंस बनाने में आपका V3 काम आता है। अब सारे परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों परफेक्ट टेंस बनाने में आपका V3 काम आता है। अब जैसे मैंने बोला कि टॉम हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। अब देखो, जैसे मैंने बोला टॉम हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। अब यहाँ पे हैज परफॉर्म्ड क्या हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। परफॉर्म्ड जो है ये V3 है जो हैज के साथ आया है। इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें तो हमने कहा रोनित हैड प्लग्ड अ फ्लावर। तो यहाँ पे देखो, प्लग्ड, हैड के साथ प्लग्ड। तो एक चीज याद रखिए, जब परफेक्ट टेंस बनेगा तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। हैज, हैव, हैड, है ना, विल हैव फ्यूचर में, और उसके साथ V3 आ रहा है। तो सारे के सारे परफेक्ट टेंस बनाने में हमारा क्या काम हो रहा है? V3 का काम हो रहा है। अब देखिए, दूसरा काम क्या होता है? सारे के सारे पैसिव वॉइस बनाने में भी आपका V3 काम करता है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनती है भाई? जो वर्ब ट्रांजिटिव होगा वहां पर जो आपका V3 है वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही आएगा, एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। अब सारे पैसिव वॉइस कैसे बनता है? हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब यहाँ पे देखिए, पिक्ड क्या है? ये पैसिव वॉइस में है, V3 है ना। टॉम वर्क्स हैज बीन कंप्लीटेड, टॉम्स वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ये क्या हो गया? V3 है। ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। अब यह हॉस्पिटलाइज क्या हो गया? V3 है। तो आपको देखना है कि सारे परफेक्ट टेंस में काम आता है। सारे के सारे पैसिव वॉइस V3 के बिना जो है पैसिव वॉइस आपकी बन ही नहीं सकती। और याद रखिए, अभी हम सिर्फ फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी V3 कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, अभी एडजेक्टिव की बात हम कर नहीं रहे।
अब आइए सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल, अब सारे कंडीशनल सेंटेंस तो मैंने लिख दिया है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में कैसे होता है। अगर मैंने बोला कि इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, इफ ही हैड, थोड़ी कंप्लीटेड वाला, इफ ही हैड स्टडीड वेल he would have passed. If he had studied well, he would have passed. अब यहाँ पे देखो he had, if के साथ लगाए कंडीशनल सेंटेंस है, if he had के साथ studied well, थर्ड फॉर्म आया है ना, या if she had done her work carefully, she would have selected for the कुछ भी चीज, पार्टी या कुछ भी, तो असेंबली या कुछ भी हमने बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए, हम कहने का मतलब है कि सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ से शुरू होता है वहां पर आपका V3 काम करता है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में। तो इफ शी हैड, जब हैड लगेगा तो वहां पे V3 तो लगेगा। इफ शी हैड डन दिस, इफ शी हैड फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है शी वुड हैव, शी वुडंट हैव, इस तरह आएगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में आ गया। इसके बाद मोडल एक्सिलरीज में भी V3 का काम आता है। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जो कुड हैव, वुड हैव के साथ शुरू होता है। सो शी कुड हैव कंप्लीटेड, आई वुड हैव डन, है ना, इसी तरह शी शुड हैव रिपेयर्ड, इस तरह का कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, जितने भी सारे हैव के बाद V3 तो लगता ही है। तो आपने देखा कि मॉडल एक्सिलरीज में भी हमारा V3 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रही फाइनाइट वर्ब की बात। अब जो है हम बात कर ले कि एडजेक्टिव का काम कैसे V3 करता है। अब एडजेक्टिव का जब काम करेगा तो एक चीज आपको ध्यान रखनी बहुत अच्छे से कि उसके आगे कोई भी हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं होगा, यानी वो अकेला सेंटेंस में आएगा और एडजेक्टिव का काम करेगा बिना किसी हेल्पर के, और तभी वो एडजेक्टिव का काम कर पाएगा, ठीक है। जैसे ब्रोकन, अब मैंने बोल दिया कि टॉम हैज ब्रोकन द ग्लास। अब इसमें देखिए हैज तो एक्सिलरी लग गया, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया ये वाला, टॉम हैज ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने सारे एक्सिलरीज को हटा दिया, ठीक है, और इसमें हैज को हटाया, यही तो एक एक्सिलरी वर्ब है इसमें। अब मैंने बोला ब्रोकन ग्लास, ठीक है। ब्रोकन ग्लास जब बोला तो ग्लास नाउन है और ब्रोकन आपका यहाँ पे V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। सेम वे अगर मैंने बोला कि मदर हैज, या माई मदर, चलो मैं बोलती हूँ, My mother has peeled an apple for us. अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। My mother has peeled, P-E-E-L-E-D, peeled मतलब छीला, तो my mother has peeled an apple for us। अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया क्योंकि has के साथ V3 लगाए, ये आपका फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला we ate peeled apple, हमने खाया छीला हुआ सेब, हमने खाया छीला हुआ सेब। अब यहाँ पर जो है पील्ड एडजेक्टिव का काम करने लगा, बिना हेल्पर के आया है, तो पील्ड एप्पल, ब्रोकन हट, ब्रोकन ग्लास, कवर्ड फूड, इंजोर्ड पर्सन, समझ में आ रहा है। ये सारे V3 है जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब चलिए जाने एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव के साथ, ये V3 के साथ अगर हम कुछ और वर्ड्स को जोड़ दें जो पूरा मीनिंग देता है, यानी कुछ वर्ड्स, अगर मैंने बोला इंजोर्ड इन एन अटैक, सुन लो मेरी बात, इंजोर्ड V3 हो गया, इन एन अटैक। अब सब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हो गया, इंजोर्ड इन एन अटैक, टॉम केम होम। मे बी कि ऐसा आप इमेजिन करिए कि टॉम जो है एक सोल्जर था, ठीक है। अब
वो जो है किसी अटैक में घायल हो गया है, अब वो वापस घर आ गया। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर फ्रेज को हटा दूं तो मैं ये भी कह सकती थी कि इंजोर्ड टॉम या इंजोर्ड सोल्जर, चलिए टॉम की जगह सोल्जर बोलती हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने बोला इंजोर्ड सोल्जर केम होम। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंजोर्ड सोल्जर, इंजोर्ड जो है वर्ड क्या है, ये आपका V3 है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि उसके बाद एक नाउन है, घायल सैनिक घर आया। लेकिन अगर मैं उसको कुछ और शब्द उसमें जोड़ू, इंजोर्ड इन एन अटैक द सोल्जर केम होम। इंजोर्ड इन एन अटैक, कहां पर इंजोर हुआ था, किसी अटैक में, है ना। चलिए मैं पुलवामा अटैक की बात कर लूं। मैंने बोला इंजोर्ड इन द पुलवामा अटैक, अब यहाँ पे इन द नहीं, इंजोर्ड इन पुलवामा अटैक। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा फ्रेज इंजोर्ड इन कहा, पुलवामा अटैक। तो ये इंजोर्ड इन पुलवामा अटैक क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और उसके बाद ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है और हिट कर रहा है एक नाउन को। इंजोर्ड इन पुलवामा अटैक द सोल्जर केम होम या द सोल्जर डाइड। इंजोर्ड इन द पुलवामा अटैक द सोल्जर डाइड। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब यहाँ पे जो फ्रेज है ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो हिट कर रहा है जाके एक नाउन को। तो जब नाउन को हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम जो है कुछ पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को यहाँ लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का एग्जाम्पल लिखा है, आप ध्यान से इसको देखिए। मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन। फिर से सुनिए, मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच, बैरक ओबामा, मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, मोटिवेटेड क्या है, V3 है आपका, मोटिवेटेड, ठीक है, मोटिवेटेड V है ना, मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड V3 है। अब इसको अगर हम बिना फ्रेज के लाए, यानी यहां तक आपका फ्रेज है, मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच, यहां तक आपका एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन इसको अगर बाय ओबामा स्पीच को हटा के हम सिर्फ बोले मोटिवेटेड पर्सन, मोटिवेटेड गर्ल, मोटिवेटेड मैन, तो ये भी तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेज नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच, भाई अब मेन हमारा इधर देखिए, ये वाला छोड़िए, जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन, जॉन ने पॉलिटिशियन बनना डिसाइड किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्यों किया भाई, तो यहाँ पे मैंने बोला मेन हमारा मेन सेंटेंस है कि जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन, जॉन ने एक पॉलिटिशियन बनना डिसाइड किया। लेकिन अगर हम पूछे कि उसके इंस्पिरेशन का कारण क्या था, क्यों डिसाइड किया, तो मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच, ओबामा के भाषण से मोटिवेट होकर जॉन ने एक पॉलिटिशियन बनना डिसाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है पूरा, क्योंकि आके ये सीधा इस नाउन को स्ट्राइक कर रहा है। आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है या तो किसी नाउन के बाद में आके उसे डिस्क्राइब करेगा या किसी शुरू में आके सेंटेंस के हिट करेगा एक नाउन को, तभी वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा ना, तभी तो वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब इसमें मुझे एक और बात कहना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी, दोनों जो होता है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है।
अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू होता है? हु से शुरू हो गया, विच से शुरू हो गया, द बॉय हु हैज स्टोलन द मनी, द पर्स विच वॉज लॉस्ट इन द फेयर। तो इस तरह इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। बेटा आपको क्लॉज तो मालूम ही है कि क्या होता है? क्लॉज होता है कुछ शब्दों का समूह, कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे फ्रेज में यहाँ पे देखो मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच में आपको कहीं भी ना सब्जेक्ट दिख रहा है ना वर्ब दिख रहा है, ठीक है। और ये पूरा फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज का रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस का मतलब उससे लिया गया है, उसका संक्षिप्त रूप है। अब कैसे देखो, इसी सेंटेंस को हम एडजेक्टिव क्लॉज में डाल के लिख सकते हैं। हमने लिखा कि जॉन, कॉमा डाला, हु वॉज मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच decided to become a politician। अब इसको देखिए बेटा, John who was motivated by Obama's speech decided to become a politician। ये है आपका पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज जो कि इस व्यक्ति जॉन को क्या कर रहा है? मोडिफाई कर रहा है। अब who was motivated by Obama speech तक जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। मेन है जॉन डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। जॉन हु वाज मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ये इसी का संक्षिप्त रूप है, रिड्यूस फॉर्म है। तो हमने क्या किया कि इसमें जो है सब्जेक्ट हटा दिया और सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट जो आपका यहाँ पे एक वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसको भी हटा दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक क्लॉज बनने के लिए आपको क्या जरूरी होता है? एक आपको चाहिए होता है कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। तो यहाँ पे हु जो है बेटा ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जॉन है सब्जेक्ट के रूप में। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया। अब क्या हो गया देखिए, जॉन को हमने पहले लाया, तो जॉन यहाँ पर हमने क्या किया कि जॉन को भी हमने हटा दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बाद में आ रहा है जॉन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जॉन मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, या मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। मतलब किसी भी हालत में हम जॉन को शुरू में भी ला सकते हैं इस फ्रेज के और बाद में भी ला सकते हैं। खैर बात ये है कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है और इसी का रिड्यूस फॉर्म ये है। एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी कि जहां पर आपका फ्रेज अगर शुरू में आ रहा है तो वहां पे कॉमा से उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। मोटिवेटेड बाय ओबामा स्पीच जॉन डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के। चलिए हम थोड़ा एनालिसिस करिए, देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। ध्यान दीजिए, ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। अब यहाँ पे बताइए, देखिए ड्रिवन बाय हंगर, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ड्रिवन मतलब किसी के द्वारा पुश करके, मतलब ड्रिवन मतलब किसी के द्वारा प्रेरित होके, है ना। ड्रिवन बाय हंगर होता है, ड्रिवन बाय थ्रस्ट होता है, ड्रिवन बाय पेन होता है, कुछ भी होता है, मतलब किसी से प्रेरित होकर। प्रेरित तो नहीं बोलेंगे, हिंदी वर्ड होगा, किसी के द्वारा वश में होकर, मजबूर होकर, जो भी है आप कह लें। तो ड्रिवन बाय हंगर यानी भूख से पीड़ित होकर, हम हिंदी में तो भूख से पीड़ित होकर बोलेंगे, ठीक है। ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रिवन बाय हंगर,
ये हो गया आपका एक, क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जिसको मैंने कॉमा से अलग किया। और ये हिट कर रहा है किसे? हिट कर रहा है ये एक नाउन को, द बेगर। द क्यों लगाया बेटा? द इसलिए लगाया कि किसी भी कॉमन नाउन के पहले जो है द और इस तरह का वो लगाते हैं, द है, ए है, एन है। तो आपको पता है कि पार्टिसिपल, आपको पता है कि जो आपका आर्टिकल है वो कॉमन नाउन के पहले आता है। तो ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। तो भूख से पीड़ित होकर भिखारी ने एक दुकान से क्या चुराया? रोटी चुराई। ठीक है, ड्रिवन बाय हंगर आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब यहाँ पे देखिए, द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप, लेकिन क्यों? भूख से पीड़ित होकर उसने चुराई है, ड्रिवन बाय अ हंगर। तो ये ड्रिवन बाय हंगर इस नाउन को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसी भी नाउन के पहले जो भी आ जाए वो एडजेक्टिव का काम करता है। कुछ शब्दों का समूह यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब मैंने बोला, देखिए एक बात सुन लीजिए, नाउन के पहले अभी मैंने आप बोला ना कि जो भी आ जाए वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो कैसे? द है, ए है, एन है, दिस है, दैट है ना, माई है, हिज है, योर है, ये सारी के सारी क्या है? चाहे हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोले, एडजेक्टिव बोले या आर्टिकल बोले, लेकिन काम तो सभी क्या करते हैं? सभी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। सेम वे ये नाउन के पहले ड्रिवन बाय हंगर आया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ड्रिवन हो गया, बाय हंगर मिलाकर ड्रिवन बाय हंगर हो गया। और ये पास्ट पार्टिसिपल किससे लिया गया है? ये एडजेक्टिव क्लॉज का जो है ये छोटा फॉर्म है। ठीक है, इसी से लिया गया है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, द बेगर हु वॉज ड्रिवन बाय हंगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। अब हु वॉज जो है, अगर आपने हु वॉज जोड़ दिया तो सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दिया तो क्लॉज बन गया। अब हु वॉज को हटा दिया मैंने, हु वॉज दोनों हटा दिया, तो ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, द बेगर हु वॉज यहाँ पे हटा दिया मैंने, तो सीधा सीधा आपका एडजेक्टिव फ्रेज आ गया, ड्रिवन बाय हंगर द बेगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सेंटेंस को, ड्रिवन बाय हंगर को अगर हम शुरू में न लाए, हमने बोला द बेगर हु वॉज ड्रिवन बाय हंगर, तो यहाँ पे हु वॉज को हटा दिया तो हो जाएगा बेगर, द बेगर ड्रिवन बाय हंगर स्टोल अ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, अच्छा अब देखिए, डेवस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ मेरी ब्रोक इनटू टीयर्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, डेवस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी अपने पिता की मृत्यु की खबर से, डेवस्टेटेड मतलब बिखर जाना, बिल्कुल टूट जाना, यानी आप जो है किसी दुख से, पीड़ा से बिल्कुल एकदम भर जाते हैं। तो डेवस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। अब डेवस्टेटेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यहां तक देखिए, डेवस्टेटेड अपने साथ कुछ और वर्ड ले रहा है, क्या? डेवस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। अब देखिए, डेवस्टेटेड बाय द न्यूज तक हम भी कर सकते थे कि डेवस्टेटेड बाय द न्यूज मेरी ब्रोक इनटू टीयर्स, यानी मेरे जो है वो आंसुओं में से टूट पड़ी, माने आंसू बहने लगे उसके। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डेवस्टेटेड बाय द न्यूज मेरी ब्रोक इनटू टीयर्स, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस दुख से, कौन से न्यूज से, कौन से समाचार से मेरी जो है आंसुओं में टूट पड़ी। तो अब जो है इसको एक और फ्रेज हमने जोड़ा, डेवस्टेटेड बाय द न्यूज, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, ऑफ हिज फादर्स डेथ। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो जब मैंने यहाँ पे डेवस्टेटेड बाय द न्यूज फिर ऑफ हिज फादर्स डेथ, एक और फ्रेज हो गया, लेकिन दोनों मिलाकर आपका बन रहा है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो डेवस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ तक है, और किसको कर रहा है? हिट, इस नाउन को हिट कर रहा है। तो किसी भी नाउन के पहले जो भी आ जाए वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो यहाँ पे जो है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है, जो इस एडजेक्टिव को, इस नाउन को हिट कर रहा है, और तभी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो मैरी, अब देखिए इसको भी हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मैरी हु वॉज डेवेस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ब्रोक इनटू टीयर्स। अब हु वॉज को हटा दिया तो ये क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव क्लॉज का एक जो है छोटा फॉर्म बन गया। ठीक है, इसी तरह देखिए, ट्रीज प्लांटेड इन शेड्स डिड नॉट ग्रो वेल। ट्रीज प्लांटेड इन शेड्स डिड नॉट ग्रो वेल। पौधे जो छाए में उगते हैं या छाए में उगे, प्लांटेड इन शेड्स, डिड नॉट ग्रो वेल, अच्छे से नहीं उगे। पौधे जो शेड्स में बोए गए थे अच्छे से नहीं उगे। अब कौन से पौधों की बात हम कर रहे हैं, प्लांटेड इन शेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नाउन आ गया है, ट्रीज प्लांटेड इन शेड तक हमारा क्या हो गया, नहीं, ट्रीज जो है ये तो नाउन पहले आ गया, तो प्लांटेड इन शेड जो है ये बाद में आया है, जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और इस ट्री को, नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है। कौन से पेड़, जो छाए में बोए गए थे, प्लांटेड इन शेड, डिड नॉट ग्रो वेल। अब इसी को देखो एडजेक्ट, हम इसको अगर एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करें तो हो जाएगा, प्लांट्स which were planted in shades did not grow well। अब which और were दोनों को हमने हटा दिया तो हो गया plants, trees planted in shade did not grow well। एक चीज ध्यान रखिए कि जब ये आपका ये आ रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ रहा है आपका, ठीक है, हाँ, जब आपका ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ रहा है तो इसमें कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेज है, फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये एक रिड्यूस फॉर्म होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज का। कुछ एक और एग्जाम्पल देके मैं इसको खत्म करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस है कि द केक डेकोरेटेड विथ रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स was looking amazing। फिर देखिए the cake, अब यहाँ पे कॉमा देना था मुझे, the cake decorated with red cherries and chocolate chips was looking amazing। यानी केक किससे सजा हुआ, लाल चेरी से सजा हुआ। देखिए चेरी में भी एक रेड भी आ गया, एक एडजेक्टिव, रेड चेरी एंड चॉकलेट चिप्स। किससे सजा हुआ था, लाल चेरी से और चॉकलेट चिप से सजा हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था, वॉज लुकिंग अमेजिंग। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि मैंने नाउन को पहले ही लिख दिया, द केक, कौन से केक की बात कर रही, वो केक डेकोरेटेड विद रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स वॉज लुकिंग अमेजिंग। तो मेन क्या है, द केक वॉज लुकिंग अमेजिंग डेकोरेटेड विद रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पर जो है इस केक की विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसी है, कि डेकोरेटेड विद रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स। अब देखिए कैसी है, यह डेकोरेटेड विद रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स। यहाँ तक आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसको हम इस तरह भी कह सकते थे कि आई ऑर्डर्ड अ केक डेकोरेटेड विद रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां भी आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आएगा, मतलब वो किसी नाउन के बगल में आएगा या किसी सेंटेंस के प्रारंभ में या शुरू में आएगा, लेकिन एक नाउन को स्ट्राइक करेगा, तभी तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो अब इसको जो है हम एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। तो द केक विच वॉज लगा दिया मैंने, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमने लगा दिया। तो द केक विच वॉज, मैंने बताया था एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है आपका कंजंक्शन ही सब्जेक्ट का काम कर जाता है। तो इसको मैंने देखो कैसे एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज किया, द केक विच वॉज डेकोरेटेड विथ रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स वॉज लुकिंग अमेजिंग। तो ये एक बन गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और उसी का रिड्यूस फॉर्म है, मैंने विच और वॉज दोनों को हटा दिया, द केक डेकोरेटेड विथ रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स वॉज लुकिंग अमेजिंग। तो आपको पता चल गया कि यहाँ तक है आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। डेकोरेटेड तो आपका V3 है, उसके साथ हमने लगा दिया
किस चीज से डेकोरेटेड है? अब देखो, डेकोरेटेड विथ रेड चेरीज, और उसी में एंड लगाकर हमने एक और फ्रेज जोड़ा, यानी डेकोरेटेड विथ रेड चेरीज एंड चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स, तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो इस केक को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, मतलब उसी के बारे में क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रॉयडर्ड विथ, अब एम्ब्रॉयडरी तो आपको पता है, एम्ब्रॉयडर्ड विथ, अब एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है जब आप किसी मतलब जैसे ये कढ़ाई करना, इसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो एम्ब्रॉयडर्ड विथ सिल्क थ्रेड एंड व्हाइट लेस, किस चीज से एम्ब्रॉयडरी की गई है? एम्ब्रॉयडर्ड विथ, अब ये देखो V3 है, एम्ब्रॉयडर्ड 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 एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड विथ सिल्क थ्रेड एंड व्हाइट लेस। अब यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, मतलब किससे कढ़ाई की गई है? सिल्क के धागे से और व्हाइट लेस से। एम्ब्रॉयडर्ड विथ सिल्क थ्रेड एंड व्हाइट लेस, द साड़ी वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। अब किसको हिट कर रहा है? द साड़ी, यानी साड़ी को हिट कर रहा है, जो कि एक नाउन है, ठीक है। सो एम्ब्रॉयडर्ड विथ सिल्क थ्रेड एंड व्हाइट लेस, द साड़ी वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। तो अब इसको भी हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं कि द साड़ी विच वॉज एम्ब्रॉयडर्ड बाय सिल्क थ्रेड एंड व्हाइट लेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय, इस तरह। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और थोड़ी पेशेंस के साथ देखिएगा। और मेरा कहना है कि आप जो है इस तरह का खुद से सेंटेंस बनाइएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करके, तभी आपको आएगा। और मेरे वीडियोस को कई बार देखिएगा अच्छे समझने के लिए। थैंक यू सो मच।